नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि बीपीएससी 69 की जो परीक्षा है वो 30 सितंबर को होने जा रही है, तो उसी को फोकस करते हुए हम इस वीडियो में बिहार का जो आधुनिक इतिहास है उसको कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हम मनीष रंजन सर की आधुनिक भारत की जो बहुविकल्पीय किताब है उससे आधुनिक भारत के इतिहास को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से हमने कवर किया है, और उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ में हमारी बीपीएससी 69 के लिए फुल लेंथ टेस्ट भी मैं अपलोड डेली एक करता हूं, तो 8 फुल लेंथ टेस्ट करा चुका हूं दृष्टि के, ध्येय के और एडिटोरियल वगैरह के, मतलब डिफरेंट कोचिंग्स के। तो आप उसका भी जो है प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैं मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। तो यहाँ देखते हैं बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। देखिए, आधुनिक बिहार का इतिहास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। अपेक्षाकृत मध्यकालीन इतिहास बिहार का और एंशिएंट तो है ही, एंशिएंट भारत का और बिहार का लगभग एक ही है। तो पहले इसको कर लेते हैं आधुनिक इतिहास को बिहार के, उसके बाद जो है हम अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको वन बाई वन करके देखेंगे। तो आधुनिक इतिहास जो है बिहार का उसको एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहार में जो यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश था वो पटना में डचों ने 1638 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, पटना में किया था डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित, कब? 1638 में। यद्यपि बात करें बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग की, तो ये जो है 1632 में, जो 1632 ईस्वी है ये विकल्प सही मानता है। ये मानता है कि 1638 में नहीं किया था व्यापारिक केंद्र की स्थापना डचों ने, बल्कि पटना में जो है डचों ने अपनी स्थापना की थी 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार बात करें तो 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था। तो सिर्फ देखने से ये मान लेना ये तो उचित नहीं है, बट ठीक है, 1632 में पीटर मुंडी ने डच व्यापारियों को पटना में देखा था, लेकिन इसमें जो है डच फैक्ट्री की स्थापना का विवरण नहीं है। इग्नू नोट्स और अन्य प्रमाणित पुस्तकों में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना जो है वो 1638 ईस्वी दी गई है। आप जो है 1638 ईस्वी याद रख सकते हैं, अगर ऑप्शन में 1632 नहीं है तो 1638 मानना, अगर 1632 है तो 1632 ही सही मानना, क्योंकि बीपीएससी इसी को सही मानता आया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट जो था वो डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। वर्तमान में जो पटना कॉलेज है और जो कलेक्ट्रेट है वो कभी डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र, अफीम, नील, ये सभी जो थे वो यहाँ से निर्यात होते थे। ठीक है, सूती वस्त्र, अफीम और नील पूछा जा सकता है ऑप्शन में, क्या क्या निर्यात होते थे। सूती वस्त्र होता था, अफीम और नील। और 1760 ईस्वी में जो मीर जाफ़र था, इसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, 1760 में मीर जाफ़र के स्थान पे मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, और फिर 1763 में क्या होता है कि जो मीर कासिम है इसको फिर हटा दिया जाता है और पुनः जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 1763 में मीर कासिम है उसको मीर कासिम ने एडम्स को थॉमस इसने कटवा के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, मीर कासिम एडम्स को थॉमस ने कटवा के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद जो है गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में, ये इंपॉर्टेंट वॉर है, मतलब पूछ सकता है कि ये किससे लड़े गए थे, तो मीर कासिम से। तो गिरिया तथा उधवा नाला के युद्ध में भी वह पराजित हुआ। पहले कटवा के युद्ध में पराजित हुआ, फिर गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट जो थे वो शाह आलम द्वितीय, मैं दोनों को मिला दिया, मुग़ल और सम्राट तो मुगराहट हो गया। हाँ, ये देखते हैं, मुग़ल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, इसकी संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो गई। तो अक्टूबर 1764 में क्या होता है, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की जो संयुक्त सेना होती है, तीनों मिलके जो है बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। किसके नेतृत्व में? मेजर हेक्टर मुनरो से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अगस्त 1765 में बात करें तो इलाहाबाद की संधि होती है। इसके तहत मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दीवानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार है ये प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं प्रमुख विद्रोह, जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। तो किलाइब के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने, तो किसने? मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने किसके काल में?
क्लाइव के। तो एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पता ये पूछ ले कि किस किस जगह पे, तो मुंगेर और इलाहाबाद में। और किसके काल में, तो क्लाइव के समय में। तो क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के जो सैनिक थे, इन्होंने विद्रोह किया, इसे कहते हैं श्वेत विद्रोह। पूछ सकता है श्वेत विद्रोह किस किस जगह पे हुआ था, कहाँ के सैनिकों ने किया था, किसके समय में किया था, ठीक है। तो याद रखना आप एक एक पॉइंट। 1759-60 में देखें तो नील विद्रोह हुआ था। 1759 और 60 में नील विद्रोह हुआ। और नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? अब्दुल बहाव। अब्दुल बहाव जो है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, अब्दुल बहाव। और भारत में सैयद अहमद बरेलवी जो थे, इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था। और बात करें पटना, तो पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। बहावी आंदोलन का पटना जो था वो महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन, ये हाजी शरीयतुल्लाह इसके मुख्य नेता हुआ करते थे और पटना इसका केंद्र था, ठीक है। फराजी का भी जो केंद्र क्या था? पटना था। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज के दौरान बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, इसमें स्थित जो कैदी थे इनको पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पे मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिसे लोटा विद्रोह भड़का। मतलब लोटा विद्रोह क्यों हुआ था? इसका रीज़न यही था कि पहले पीतल का लोटा दिया जाता था और उसके बाद मिट्टी का लोटा दिए जाने लगा, तो ये जो है लोटा विद्रोह, इसका जो खिलाफ लोगों ने आंदोलन उठाया। नेक्स्ट है हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में सोरे को इकट्ठा करने एवं तैयार करने का काम नोनिया करते थे। नोनिया विद्रोह यहाँ से निकल के आया है। देखो, जो हाजीपुर था, तिरहुत था, सारण था, पूर्णिया था, इन 4 जगह पे जो सोरा इकट्ठा होता था, इसको तैयार करने का काम, इकट्ठा करने का काम नोनिया जाति के लोग किया करते थे। कंपनी जो थी वो कंपनी राज होने के बाद सोरे की इजारेदारी अधिक थी। तो कंपनी राज यहाँ पे जब स्थापित हुआ तो सोरे की इजारेदारी बढ़ गई और इसके बाद क्या हुआ? परिणाम स्वरूप नोनिया जो है वो चोरी और गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, ठीक है। चोरी से और गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे, जिससे इससे जो है जुड़े जो व्यापारी थे, इनको अंग्रेज़ क्रूरता का शिकार होना पड़ा, अंग्रेज़ी क्रूरता का शिकार होना पड़ा जब ये चोरी से और गुप्त रूप से सोरे का व्यापार करने लगे। और 1770 से 1800 ईस्वी के बीच भड़के नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो नोनिया विद्रोह इन्होंने तब किया, कब? 1770 और 1800 के बीच। रीज़न यही था कि ये लोग इस तरह से इजारेदारी जब बढ़ गई थी तो ये लोग चोरी से अपना व्यापार वगैरह करने लगे और अंग्रेज़ जो है इसका विरोध करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह जो था वो 1831-32 में हुआ। ये बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। पूछ सकता है बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? ये आपका कोल विद्रोह था। और इस विद्रोह से केवल हजारीबाग का क्षेत्र ही अछूता रहा था। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र जो था वो कोल विद्रोह से अछूता रहा था, जहाँ पे कोल विद्रोह नहीं हुआ था, तो हजारीबाग। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि सिंगराई मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया गया। जो सिंगराई मानकी थे, इनके अधिकारों को छीन लिया गया और उस अधिकारों को छीन के सिखों को दे दिया गया एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार। मतलब उसकी सिंगराई मानकी की बहनों पर अत्याचार किया गया और उसके अधिकारों को छीन के सिखों को दे दिया गया। ये इसका मूल कारण था। बाकी देखते हैं दीकू किसे बोलते थे? विदेशियों को बोलते थे। तो दीकुओं के द्वारा किए गए इस प्रकार के कुकृत्यों के कारण सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा, इन्होंने जो है अन्य आदिवासियों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और शीघ्र ही ये विद्रोह जो था वो एक हिंसक रूप से ग्रहण कर समस्त क्षेत्र में फैल गया। अंततः एक लंबे संघर्ष के पश्चात ये विद्रोह भी दबा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज़ों की रणनीति थी कि विद्रोह उठने से पहले ही दबा दो, तो उसी रणनीति के तहत इन्होंने इस विद्रोह को भी दबा दिया। नेक्स्ट है कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। और जब ये कोल विद्रोह हुआ तो इसके बाद जो है छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था, उन्होंने राज व्यवस्था में थोड़ा चेंजेस लाए। अब क्या चेंजेस लाए इसको देखेंगे। अब जो है इस क्षेत्र पे शासन के लिए भारत चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो विनियमन रेगुलेशन था 13, इसका प्रावधान लागू किया गया, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कौन से चार्टर अधिनियम के तहत क्या था क्या नहीं था, ये नहीं पूछेगा। बस कौन सा रेगुलेशन था 13 था और कौन सा चार्टर अधिनियम था, ये 1833 था, ये पूछेगा। इस कानून के अंतर्गत जो है छोटा नागपुर, खास, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरंडू को
पूर्व रामगढ़ जिले से अलग कर इन्हें जंगल महल व ट्रिब्यूटरी महल के एक रेगुलेशन मतलब एक गैर रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित कर दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया। तो किसका नाम दिया? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का। ठीक है, ये क्षेत्र याद रखना, पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरंडू। नेक्स्ट है, इस प्रशासनिक क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को सौंपी गई। जो ये प्रशासनिक क्षेत्र था, इस पर शासन कौन करेगा? तो ये करेगा गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। ठीक है, एवं इस पद पर प्रतिनियुक्त प्रथम प्रतिनिधि कौन थे? तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन। महत्वपूर्ण नाम है ये, याद रखना, पूछ सकता है कि इस पद पे किसको सबसे पहले नियुक्ति दी गई। तो ये इसके प्रतिनिधि थे, गवर्नर जनरल के जो प्रतिनिधि वो कौन थे? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। ये वही विल्किंसन थे जिन्होंने कोल विद्रोह के दमन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो गवर्नर जनरल से बहुत प्रभावित थे। अब यहाँ पे ये कैप्टन बन गए आके थॉमस विल्किंसन, और इन्होंने कोल विद्रोह को अच्छी तरह से दबाया था। ठीक है, एवं आगे जनसाधारण में किशुन साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आगे जो है, आगे जाके ये विल्किंसन साहब किशुन साहेब के नाम से फेमस होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, आगे विल्किंसन ने ही विल्किंसन रूल बनाया, जिसे जो है कोल्हान क्षेत्र में 1837 में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है ये भी, वन लाइनर में ही पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस में, बीपीएससी में। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये। तो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे इसको देखेंगे। तो जमींदारों के द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, जो जमींदार थे ये लगान की वसूली जो है बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और अत्यधिक वसूली, महाजनों के द्वारा संथालों का शोषण। तो जमींदारों के द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली और महाजनों के द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्याय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जो पुलिस और न्यायालय थे ये पक्षपात कर रहे थे, और सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्यों में संथालों से बेगारी करवाना। ठीक है, ये सब इसके कारण थे। ये कारण पूछ सकता है, ये भी आप बिल्कुल आप इससे रटना पड़ेगा। इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य थे, क्या क्या थे? जो दीकुओं को भगाना में, जैसे कि मैंने बताया जो दीकू थे ये विदेशियों का ही दूसरा नाम था, ये विदेशियों को ही दीकू कहते थे जनजाति लोग। अभी दीकू मतलब हमारे देश का जो नहीं है, मूल रूप से हमारे देश का नहीं है, उसको दीकू बोलते हैं। तो दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना, तथा अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। अबुआ राज मतलब क्या है? अपना शासन, स्वशासन। नेक्स्ट है, जून 1855 में भोगनाडीही जो जगह है, जो वर्तमान में साहिबगंज में है, इसमें संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। तो किस जगह पे ये लोग मिले थे? साहिबगंज में, भोगनाडीही जगह पे। इस बैठक में सिद्धो को राजा, कानू को मंत्री, मतलब जो सिद्धो था, सिद्धो भी बोलते हैं इसको राजा बनाया गया, कानू जो था इसको मंत्री बनाया गया, और चांद जो था उसको प्रशासक, तथा भैरव को सेनापति चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक ये पूछा जाता था क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, लीडर कौन थे या कौन नहीं थे, लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसको राजा बनाया गया। तो सिद्धो जो था उसको राजा, मतलब जो सिद्ध है ऐसे याद रख सकते हैं, उसको राजा, और जो कानू है उसको मंत्री बनाया गया, चांद जो है उसको प्रशासक बनाया गया, और भैरव इसको सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्या पता ऐसे पूछ ले कि महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया था, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखें, संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था, जिसका उदाहरण सिद्धो कानू की बहनें थीं फूलो और ज्ञानो। ठीक है, तो सिद्धो और कानू जो थे, जो राजा और मंत्री थे, इसकी बहनें थीं, इनकी फूलो और ज्ञानो, इन्होंने जो है हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का जो प्रसार था वो भागलपुर से बर्दवान तक हो गया, और बरहत विद्रोहियों का बरहत जो जगह थी ये विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। ठीक, नेक्स्ट है, दामिन ए कोहो में सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव जो थे, इन्होंने हजारीबाग में अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने, एवं वीरभूमि में गोरा मांझी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। तो अब ये इसमें बताया गया है कि संथाल विद्रोह के किस किस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, तो दामिन ए कोहो क्षेत्र था, इसका नेतृत्व किया सिद्धो, कानू, चांद तथा भैरव ने, और जो हजारीबाग जगह थी इसमें जो है अर्जुन मांझी तथा भैरव मांझी ने नेतृत्व किया, और जो वीरभूमि जगह थी, जिसको वीरभूमि भी कहते हैं, यहाँ पे गोरा मांझी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। जो महाजन थे
विद्रोहियों ने जो है महाजनों के घर को निशाना बनाया, दिकुओं के मतलब विदेशियों के, और सरकारी भवन जो थे उनको। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोहियों का विद्रोह और विद्रोहियों दोनों का दमन किया। ठीक है, जैसे कि उसकी रणनीति हुआ करती थी कि कोई भी विद्रोह ये ज़्यादा देर तक चलने नहीं देते थे अंग्रेज। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मेजर बरो को, जो मेजर बरो थे इनको सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित कर दिया। तो मेजर बरो जाते हैं, विद्रोह का दमन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीरपैंती के मैदान में संथाल इनको हरा देते हैं। इस विद्रोह के दमन का जो मुख्य श्रेय था वो कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है। जो विद्रोह दबाया गया था किसके द्वारा? कैप्टन अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन किया एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन और रीड ने सहयोग दिया। ठीक है, याद रखना ये एक स्टेटमेंट देखो तथ्यसार में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है कान्हू जो थे वो संघर्ष में मारे गए, फिर चांद और भैरव मारे गए। ठीक है, पहले कान्हू मारे गए, फिर चांद और भैरव मारे गए। अंततः क्या होता है कि फरवरी 1856 में सिद्धों को पकड़कर बरहत में फांसी दे दी जाती है। सिद्धों को पकड़ के जो है बरहत जो जगह थी वहाँ पे फांसी दे दी जाती है फरवरी 1856 में। नेक्स्ट है इस विद्रोह के पश्चात जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पे परिवर्तन किए। इनकी देखो ये रणनीति थी, कोई भी विद्रोह हुआ सबसे पहले ये अपने रूल्स रेगुलेशन को बदलते थे। जैसे कि पहले भी इन्होंने यही किया था कि 1833 के एक्ट में चार्टर में बदलाव किया, प्रशासन में बदलाव किया, राज्य व्यवस्था में बदलाव किया। फिर इन्होंने वही किया कि 1858 के एक्ट में 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किए। और एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पे, किसके? एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पे 1855 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम 37 के अंतर्गत दामिन एक कोहो का नाम बदल दिया। अब इनका नाम कर दिया क्या? संथाल परगना। ठीक है, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल 4 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 4। कौन से? दुमका, अब ये हालांकि झारखंड के ज़िले हैं लेकिन उस टाइम ये जो क्षेत्र था वो बिहार के अंतर्गत ही था। तो दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल ये 4 ज़िले इस संथाल परगना के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया और संथालों के अधिकार जो है पुनः बहाल कर दिए। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर जनजातियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो थोड़ी क्रूर भी होती है ना स्वभाव में, मतलब थोड़ा अग्रेसिव होती हैं, तो इनको महंगा पड़ेगा ये सब। तो संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कमांड बना के रखी वहाँ उस क्षेत्र पे। ठीक है, नेक्स्ट है भागलपुर के कमिश्नर जो थे कौन थे? जॉर्ज यूल। इनकी सहायता से एक नया पुलिस कानून जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं ये लाया गया। और इसके अंतर्गत क्या था कि प्रारंभिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियाँ दी गईं। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। देखिए जो संथाल विद्रोह था इसका महत्व को बताते हुए जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने माना है कि ये भारत की प्रथम जनक्रांति था, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया, मतलब एकदम से नहीं उखाड़ के फेंका, लेकिन सफाहोर आंदोलन को इसने जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में जो झारखंड सरकार है वो संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को हूल दिवस मनाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 30 जून को हूल दिवस मनाती है संथाल विद्रोह के सम्मान में झारखंड सरकार। मुंडा विद्रोह आया हमारा नेक्स्ट। तो जो मुंडा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह ये बिहार में इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ही इसे उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। देखिए ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसके संबंध में कि हो जनजाति किससे संबंधित है या उलगुलान किसे कहा जाता था, उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1899 और 1900 ईस्वी में हुए इस आंदोलन ने दक्षिण रांची जो साउदर्न रांची का क्षेत्र है इसके सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। क्योंकि ये विद्रोह मुंडाओं का संगठित विद्रोह था अतः इसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ठीक, तो उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये सभी इसके नाम हैं। ये विद्रोह जो था वो सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था का जमींदारी
भू स्वामित्व व्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन के कारण घटित हुआ। क्यों घटित हुआ? जो सामूहिक भू स्वामित्व व्यवस्था थी, इसका जमींदारी भू स्वामित्व व्यवस्था के रूप में जो परिवर्तन किया अंग्रेजों ने, इसके विरोध में ही ये घटित हुआ, जिसका चरमोत्कर्ष जो था वो बिहार के धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ। देखो, एक सीधी सी बात है ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों चीज़ आपस में जुड़ी हैं। जब उनकी अर्थव्यवस्था पे तुम कुठारघात करोगे तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मसले जो है आपस में विरोध करेंगे। तो इसीलिए उनकी ज़मीन को हथियाने की कोशिश की जमींदारों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके, लेकिन क्या हुआ कि बिरसा के नेतृत्व में धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन भी इसी कारण हुए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो, ये महत्वपूर्ण एक विभूति माने जाते हैं झारखंड के और बिहार के रीजन के, क्योंकि मुंडा विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ, और 15 नवंबर को इसीलिए ही झारखंड को अलग किया गया, इन्हीं के जन्म दिवस पे कह सकते हैं 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 15 नवंबर 1875 को रांची, वर्तमान में जो खूंटी ज़िला है, इसके उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा जी का। और बिरसा के जो आरंभिक शिक्षक थे उनका नाम था जयपाल, और बिरसा के जो धार्मिक गुरु थे इनका नाम था आनंद पांडे, ये पूछा जाता है, जो कि एक वैष्णव धर्मावलंबी थे। ठीक, बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया। देखो, ये इस रीजन में ज़्यादा होता है ईसाई धर्म, क्योंकि थोड़ा पुअर रीजन है, तो उस वजह से थोड़ा पैसे का लालच देके इस तरह से इस धर्म का प्रचार किया जाता है, ऐसा इस पर आरोप लगता रहा है। तो बिरसा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया एवं 1886 ईस्वी में जर्मन ईसाई मिशन के द्वारा संचालित जो बाईवासा है, बाईवासा के एक उच्च विद्यालय में बिरसा थे इनका दाखिला दाऊद नाम से हुआ। ठीक है, नाम बदल दिया गया हालांकि इनके स्कूल में। तो आगे बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग देते हैं ये, और आनंद पांडे के संपर्क में आए, जहाँ इन्हें वैष्णव धर्म को जानने का मौका मिला। फिर क्या होता है कि बिरसा ने मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का मिला जुला एक धर्म चलाया। तीनों ही धर्म के लक्षणों को इन्होंने समावेश कर दिया, मुंडा, वैष्णव और ईसाई धर्म के दर्शनों का, जिसे लोगों ने बिरसा धर्म एक यूनिक धर्म निकाला इन्होंने, और उसका नाम दिया बिरसा धर्म। लोगों ने नाम इसको बिरसा धर्म दिया, और इसके अनुयायी जो थे वो बिरसाइत कहे गए। ठीक है, बिरसा धर्म के अनुयायी बिरसाइत कहे गए। उन्होंने लोगों को साफ सुथरा रहने, नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्यागने और सबसे बढ़ चढ़कर एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने, ये तो सब ठीक है कि नशाबंदी, सामाजिक कुरीतियों का त्याग और अंधविश्वास को त्यागना, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया, जो कि वैष्णववाद से प्रेरित था। ठीक, बिरसा थे, बिरसा ने केवल सिंगा बोगा की पूजा करने पर बल दिया। सिंगा बोगा जो एक इनके देवता हुआ करते थे, उनकी जो है पूजा करने पे इन्होंने मुख्य बल दिया। नेक्स्ट है 1895 ईस्वी में बिरसा को राजद्रोह के आरोप में, देखो 1895 ईस्वी है, 95 याद रखना ये, तो बिरसा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में जुर्माना एवं 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। नेक्स्ट है, परंतु 2 वर्षों के बाद क्या होता है कि 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। ठीक, रिहा होने के बाद बिरसा ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और मुंडाओं को हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। वो समझ गए थे अब सिर्फ आवाज़ से काम नहीं चलेगा, हथियार भी उठाने पड़ेंगे। तो 24 दिसंबर 1899 को उलुगलान की आग सिंहभूमि के चक्रधरपुर और रांची के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़, बसिया इन क्षेत्रों में भड़क उठी। इसका स्रोत क्या है, ये जो रीजन बताए गए हैं, इसका स्रोत है लाइफ एंड मूवमेंट्स ऑफ बिरसा मुंडा, पेज नंबर 45 से ये स्टेटमेंट जो है, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे लिया गया है। विद्रोहियों ने क्या किया कि विद्रोहियों ने ईसाइयों की भीड़ और गिरजाघरों पर हमला किया और प्रारंभ में निशाने पर सभी ईसाई धर्मावलंबी थे, परंतु बाद में निर्दोषों की हत्या से बचने के उद्देश्य से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जब निर्दोष मारे जा रहे थे तो इन्होंने सोचा निर्दोषों को मारना तो उचित नहीं है, ये उनका धर्म भी नहीं बोलता है कि निर्दोषों को मारो, इसीलिए इन्होंने केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की।
सरकार ने इस विद्रोह का कड़ाई से दमन किया और 9 जनवरी 1900 को देखें तो डोम्बारी से कुछ दूर सैल रैकाब पहाड़ी जो है, इस पर विद्रोहियों एवं अंग्रेज़ों में लड़ाई हुई, जिसमें कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों विद्रोहियों की पराजय हो गई। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इस युद्ध में इनकी पराजय हो रही है, मतलब युद्ध कह लो या लड़ाई कह लो, कुछ भी, इसमें इनकी पराजय हो रही है। तो एक एक चीज़ याद रखना, डेट भी 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी से कुछ दूरी पर देखें तो सैल रैकाब पहाड़ी है, वहाँ पे विद्रोहियों और अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है और जिसमें कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड जो हैं, इनके हाथों विद्रोही जो हैं उनकी पराजय हो जाती है। 500 रुपये के सरकारी इनामी के लालच में जीराकेल गांव के लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेज़ों को जानकारी दे दी। अब देखिए 500 रुपये मामूली सी, मतलब उस टाइम तो बहुत होते थे, लेकिन पैसे के लालच में आके जो जीराकेल गांव के लोग थे, इन्होंने बिरसा मुंडा का जो गुप्त स्थान था जहां से सारी रणनीतियों को अंजाम दिया जाता था, तो उस गुप्त स्थान की जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी और बिरसा को चक्रधरपुर, जो कि सिंह भूमि में जगह है, वहाँ से पकड़ लिया गया। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 1900 को क्या होता है कि बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा को हैजा हो गया है और 9 जून 1900 को बिरसा ने जेल में अंतिम सांस ली। हैजा हो गई, तो उस टाइम हैजा का कोई इलाज नहीं था, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। देखो मृत्यु कब हुई ये भी याद रखना, 9 जून 1900 ईस्वी को इनको जेल में मृत्यु हुई। विद्रोह के कारण क्या थे, तो मुंडा जो विद्रोह था वो मुंडा खूंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना, जो खूंटकट्टी व्यवस्था थी इसको समाप्त करना रीजन था, और बैठ बेगारी जो प्रथा थी इसका प्रचलन करना, और मिशनरियों के खिलाफ भ्रामक नीतियों एवं उनसे मुंडाओं का मोह भंग होना। जो मिशनरी थी, ईसाई मिशनरी, इनसे मुंडाओं का मोह भंग हो गया। पुलिस और कानून व्यवस्था से निराशा, और उस टाइम की अगर तात्कालिक कारण, ये सारे रीजन तो खैर थे ही, मतलब ये सारे कारण, बट इसके बाद एक तात्कालिक कारण जो उस टाइम जिससे प्रस्फुटित हुआ ये विद्रोह, तो वो था कि 1894 का जो छोटा नागपुर का वन सुरक्षा अधिनियम आया था, जिसमें जमींदारों की कमांड बना दी गई क्षेत्रों पे, या अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में इन जो इनका क्षेत्र था इनको हथिया लिया, तब ये जो है विद्रोह उत्पन्न हुआ वहाँ से। विद्रोहियों का जो विद्रोह था इसके मुख्य उद्देश्य थे स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना, दिकुओं से अपनी भूमि वापस प्राप्त करना और उन्हें अपने क्षेत्र से निकालना, ईसाई धर्म का विरोध, ये इसके उद्देश्य थे। विद्रोह के महत्वपूर्ण परिणाम, देखिए ये विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक बात इन्होंने हाईलाइट की है। उद्देश्य क्या थे, परिणाम क्या थे, कारण क्या थे, इवन बिरसा मुंडा के बारे में भी इतना डिटेल में हमने पढ़ा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और वैसे भी आधुनिक बिहार का इतिहास है, इसमें बिहार स्पेशल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, वो आधुनिक बिहार के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और अदर टॉपिक्स को भी हम ऐसे ही सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। एक वीडियो में पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास, एक में मध्यकालीन बिहार का इतिहास, और जो बिहार का भूगोल है उसको भी एक वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1902 में गुमला, और जो वर्ष 1903 में खूंटी अनुमंडल था, इसके रूप में स्थापित किया गया। तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1902 में गुमला अनुमंडल बनता है और वर्ष 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करके जो खूंटकट्टी अधिकार हैं इनको पुनर्स्थापित कर दिया गया। तो देखिए उद्देश्य सारे लगभग फुलफिल हो रहे हैं इनके। और जो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध भू राजस्व की दरें निर्धारित कर दी गई, तो बंधुआ मजदूरी पे भी प्रतिबंध लग गया और भू राजस्व की जो दरें हैं उनको भी निर्धारित कर दिया गया। नेक्स्ट आंदोलन है इनका ताना भगत, या इसको टाना भगत भी बोलते हैं। तो ताना का शाब्दिक अर्थ होता है तानना या खींचना। ये भगत अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना, मतलब ये यही मतलब है इसका। ताना का मतलब होता है तानना या खींचना। ये भगत जो थे वो अपनी खराब स्थिति को खींचकर दूर फेंकना एवं उन्नत स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्हें ताना भगत एवं इसके आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, कुरुख या उरांव का मूल धर्म जो था इसको कुरुख धर्म कहते थे, इसके नाम से जाना गया था। अप्रैल 1914 में क्या होता है, अप्रैल 1914 से उसने उरांवों में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया। उसने केवल धर्मेश यानी उरांव के देवता जो थे धर्मेश,
इनकी आराधना पे बल दिया। पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों का त्याग पे बल दिया। वस्तुतः जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर भी नहीं देंगे। ठीक है, उसने दीकुओं के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिस कारण मतलब ये भी जो है कुल मिला के दीकुओं यानी विदेशियों के खिलाफ ही थे। तो उस टाइम जितने भी विद्रोह हो रहे थे वो अंग्रेज़ों की नीतियों के, अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो रहे थे। ठीक है, दीकुओं के यहाँ पे उन्होंने कहा कि मजदूरी नहीं करेंगे, और जिस कारण उसे जो है वर्ष 1916 में कारागार में डाल दिया गया। और प्रायः आदिवासियों के द्वारा जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है, मतलब उनका अवतार कह सकते हैं, माना जाता है। एवं उसे जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, जर्मन कैसर बाबा कहा जाता था। ठीक है, जतरा भगत को। और आगे जो है ताना भगत आंदोलन को देवमनिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत ने नेतृत्व प्रदान किया। तो आगे जब उनकी डेथ हो जाती है तो देवमानिया भगत, शिबू भगत, बलराम भगत और भीखू भगत जो है इसको नेतृत्व देते हैं। उन्होंने पलामू के जो राजा थे इसके समक्ष 4 सूत्री मांगे रखी। तो पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांगे कौन कौन सी थी? उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, जो मतलब ताना भगत आंदोलन था इसकी मांगे थी ये, उन्हें स्वशासन प्रदान करें, राजपथ समाप्त किया जाए, समानता स्थापित की जाए और भू राजस्व समाप्त किया जाए। कुल मिला के जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कह सकते, जो आम आदमी की डिमांड रहती है एक सरकार से, वही थी कि उनको आज़ादी दें थोड़ी, उनको उनकी बात को कहने का अधिकार दिया जाए, और राजपद एक वही है कि नहीं, सुशासन का कॉन्सेप्ट, और समानता स्थापित करें, और भू राजस्व मतलब टैक्स वगैरह जो है थोड़े कम किए जाएं। नेक्स्ट है, पालामाऊ के राजा ने उपयुक्त मांगों को ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी ये मांगें जनजातीय आंदोलन में आए बदलावों को दर्शाती हैं। दिसंबर 1919 को क्या होता है कि तुरिया भगत एवं जो जीतू भगत थे, इन्होंने चौकीदारी टैक्स, ये देखो चौकीदारी टैक्स जो था वो आगे जाके हम देखते हैं किससे संबंधित था। तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, सविनय आंदोलन, उसी से संबंधित ये था। दांडी मार्च जब हुआ था उसी समय की बात है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, जीतू भगत ने चौकीदारी टैक्स और जो जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आंदोलन चलाया। ठीक, परंतु समय बीतने के साथ ताना भगत आंदोलन छीड़ पड़ने लगा, तथा फिर क्या होता है कि इस धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक रंग में रंगने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी समय ताना भक्तों ने गांधी जी के बारे में सुना। अब देखो गांधी जी इसी समय चर्चा में आए। 1919 की ये बात चल रही है, और 1917 में गांधी जी का चंपारण हुआ था, 1915 में तो वो भारत ही आए थे। लेकिन 1919 तक वो 1918 के खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन के बाद काफ़ी चर्चा में आ गए। तो इनके बारे में जो है गांधी जी के बारे में भगतों ने सुना, और वे समझने लगे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जन्म हुआ है। वही होता है पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, या मेरा कोई लीडर है वो काम करना चाह रहा है, सेम इच्छा शक्ति के साथ, सेम प्रेरणा के साथ दूसरा उसकी डेथ के बाद कोई पर्सन काम करना चाहे तो उसको सेम आइडियोलॉजी वाले पर्सन को मान लिया जाता है उसका जो है कि अवतार। ठीक है, नेक्स्ट है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो सिद्धो भगत के नेतृत्व में ताना भगत भी पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट देखते हैं, ताना भक्तों ने शराब दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता का परिचय दिया। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर चरखा एवं खादी वस्त्रों को भी अपनाया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन और वर्ष 1923 के नागपुर अधिवेशन में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपयों की भेंट दी। समझ रहे हो आप, उस टाइम इतने प्रभावित, तो उस टाइम ये गांधी से ये भगत लोग जो थे, ताना भगत के जो भी सदस्य थे, ये इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 400 रुपये की भेंट दी गांधी जी को। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। अब यहाँ से 1857 का विद्रोह है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। 1857 का जो विद्रोह है इसमें हम बिहार से ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो बिहार में घटित हो रही थी, क्योंकि कंप्लीट 1857 की क्रांति तो आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आधुनिक बिहार का इतिहास देख रहे हैं तो उस टाइम बिहार और झारखंड के रीजन में चीज़ें क्या घटित हो रही थी, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ।
तो 3 जुलाई 1857 को हुआ। इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट नाम है, किसके नेतृत्व में हुआ? पीर अली के नेतृत्व में। और इम्पोर्टेंट प्लेस पटना। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया। और आरा में कौन कौन सी जगह? जगदीशपुर, जो कि भोजपुर ज़िले में है, ठीक है, आरा रीजन जो था। इसके जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई 1857 को आरा में किया। कुंवर सिंह एक ऐसा नाम है जिनसे हर बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है किसी न किसी तरह घुमा के। तो कुंवर सिंह हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, या स्वामी सहजानंद हैं, इनसे लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पर अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया था। युद्ध में घायल कुंवर सिंह की जो मृत्यु थी वो अप्रैल 1858 में हुई। इसके बाद उनके भाई जो अमर सिंह थे, अब इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में जो बिहार टाइम्स के था, इसका संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाई ऐसे पूछा था कि 1907 में महेश नारायण की जो मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जो है जो पृथक बिहार आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो डायरेक्ट ऐसे ही सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम भी इस आंदोलन में डॉक्टर सिन्हा के साथ थे। एक एक नाम इम्पोर्टेंट है। जो ब्रह्मदेव नारायण थे और अली इमाम थे, और मजहरुल हक थे और हसन इमाम, मतलब 2 इमाम लोग थे इसमें, एक अली इमाम और हसन इमाम, और एक मजहरुल हक और ब्रह्मदेव नारायण, ये डॉक्टर सिन्हा के साथ थे इस पृथक बिहार आंदोलन में। नेक्स्ट आता है चंपारण सत्याग्रह। तो नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज और स्थानीय किसानों के मध्य ये एक समझौता होता था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग यानी 3 कठिया जो व्यवस्था थी, मतलब 3/20 भाग को 3 कठिया पद्धति कहते थे। तो जो किसान जो थे अपनी भूमि पे 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, ठीक है, इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। कृत्रिम रंगों के विकास के बाद, जब कृत्रिम रंगों का विकास हुआ, इसके विकास के बाद नील का जो व्यापार था वो लाभदायी नहीं रहा। इस कारण अंग्रेज किसानों की भूमि छोड़ने लगे और बदले में मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे देने में किसान असमर्थ थे, ठीक है। मुरली भरावा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। इनका गांव भी पूछा जाता है क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नाम है ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ, जिसने गांधी जी को इनवाइट किया था। तो इनका गांव का नाम है मुरली भरावा, गांव के निवासी हैं ये राजकुमार शुक्ल। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये भाग लेते हैं और गांधी जी से वहाँ जाके मिलते हैं। जब इन्हें पता चलता है गांधी जी वहाँ आने वाले हैं। इसके बाद वे कलकत्ता में भी गांधी जी से मिले और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुँच गए फाइनली इनकी रिक्वेस्ट पे। वहाँ से वे चंपारण पहुँचे और यहाँ मजिस्ट्रेट से उन्हें वापस जाने को कहा। जो मजिस्ट्रेट था वो तो जानता था अभी क़यामती इंसान है। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ गांधी जी से, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने लगभग 8000 किसानों से वार्ता की और पटना में गांधी जी मजहरुल हक से मिले। इसके बाद जो है बागान मालिक जो संघ था, बागान मालिकों का संघ था, इसके सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुँचे। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे, यहाँ वे हजारीमल धर्मशाला में रुके। गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, प्रभुदास, ये सभी थे। तो ये सभी नाम जो हैं वो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट नाम हैं, याद रखना। नेक्स्ट है चंपारण जांच समिति। जो चंपारण जांच समिति थी, इसमें श्रीमती कस्तूरबा और डॉक्टर देव और ब्रजकिशोर प्रसाद पूरा नाम है, धरणीधर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, महात्मा गांधी और FG सिलाई जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। ये सभी इसमें चंपारण जांच समिति में शामिल थे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष 1918 में क्या होता है। चंपारण एग्रेरियन एक्ट ने 3 कठिया कानून को समाप्त कर दिया और मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो डायरेक्ट है, वन लाइनर है, याद रखना। खिलाफत आंदोलन आया तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित था कि खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919-20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। पर्याप्त है इतना ही। और असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, मजहरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफ़ी, ये सभी प्रमुख नेताओं ने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। मदरलैंड नामक जो अखबार था, देखिए जो मदरलैंड नामक अखबार था, इसका ये अखबार किसने निकाला था? मजहरूल हक ने। और 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1920 तक असहयोग आंदोलन चला। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने चित्तरंजन देशबंधु, जिनको बोलते थे। ठीक है। चित्तरंजन दास जो थे वो किसके गुरु थे? आप कमेंट करके बताइए। किसान सभा, इसके बारे में पढ़ें तो 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बनते हैं और श्री कृष्ण सिन्हा इसके सचिव बनते हैं। ठीक। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? 1936 में लखनऊ में। और बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी, इसे बकास्त कहते थे। इसी के विरोध में ये बढ़िया ताल आंदोलन या बकास्त आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, ये आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर 1937 से 39 ईस्वी में चलाया गया। और नेक्स्ट है कि नासिक जेल में वर्ष 1933 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आदि, ये जो सभी हैं ये दोनों, इन्होंने अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई। नेक्स्ट है, वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो वर्ष 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं तो वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था। और 26 जनवरी 1923 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की ना अदायगी का आंदोलन चलाया। ये मैं पहले बता चुका हूँ। 1919 के समय में भी ये चौकीदारी कर जो है ये चर्चा में आया था। जो बिपिन बिहारी वर्मा इनके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह था, इसका आंदोलन चलाया गया। और नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने मोतीहारी में नमक कानून भंग किया। ठीक है। तो देखिए हम एकदम वन लाइनर में आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। रिवीजन की दृष्टि से भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक पहुंच सके जल्दी से। नेक्स्ट है, मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्र निष्प्रभावी हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और ऑपरेशन 0 आवर चलता है, जिसके तहत सरकार ने सभी बड़े जो चोटी के नेता थे, सभी उच्च नेता थे, जितने भी बड़े नेता, उनको गिरफ्तार कर लिया। और 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड होता है, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई। छात्रों के जुलूस पर जिलाधिकारी G. आर्चर ने गोली चलवाई थी। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को रखा गया बांकीपुर जेल में। आज़ाद दस्ते का गठन किया जयप्रकाश नारायण जी ने। और स्वतंत्रता प्राप्ति जो हुई, देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित यहाँ फैक्ट दे रखे हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि उससे पहले अस्थायी बने थे 1 दिन के लिए, वो थे 2 दिन के लिए, सॉरी, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुने गए यहाँ पे। और 2 जनवरी 1946 को श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और बिहार भारत संघ के एक राज्य के रूप में इसमें शामिल भी होता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट आधुनिक बिहार का इतिहास। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास, फिर मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे और इसके बाद जो है हम अपना बिहार का भूगोल कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह एक वीडियो में कंप्लीट टॉपिक को हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।